हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो अगली क्लास है हमारी। हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हम लोग CMBR आदि के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। CMBR क्या है, कैसे हमें यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स कैसे आया, कहां से आया, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या रही होगी, या अगर कोई आपको समस्या रही है तो आप मुझे बता दीजिए। यूनिवर्स के बारे में आपके दिमाग में क्यों आया, कहां से आया, क्यों आज है, इसके बारे में तो कोई समस्या नहीं है। चलिए उससे थोड़े से आगे बढ़े तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है। वे देखिए, हम अभी कहां पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। क्या रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी किसका हिस्सा है? तो आप कहोगे सर सोलर सिस्टम का हिस्सा है, अर्थात सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में ग्रह भी आते हैं और बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी आती हैं। सौर मंडल किसका हिस्सा है? तो आप कहोगे सर सौर मंडल आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा का हिस्सा है, या यदि इंग्लिश में कहो तो एक गैलेक्सी का हिस्सा है। गैलेक्सी का हिस्सा है। गैलेक्सी के क्लस्टर्स होते हैं। गैलेक्सी के क्या होते हैं? क्लस्टर्स होते हैं, समूह होते हैं, और उन समूहों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। इससे थोड़े और आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे सर सुपर क्लस्टर होते हैं। आगे क्या हो जाते हैं? इनके भी सुपर क्लस्टर होते हैं। आप ये कह सकते हो कि वृहद समूह होते हैं। वृहद मतलब और गैलेक्सीज के बहुत बड़े बड़े समूह, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में फैले हुए, मतलब अरबों प्रकाश वर्ष। यदि आप लाइट की स्पीड से चलते हो, प्रकाश की स्पीड से चलते हो, तो आपको एक गैलेक्सी के क्लस्टर से, एक आकाशगंगा के समूह से दूसरे आकाशगंगा के समूह तक पहुंचने में लाइट की स्पीड से, प्रकाश की गति से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आपको अरबों वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? अरबों वर्ष। आपको पता है कि यूनिवर्स की विशालता का कोई अंदाजा नहीं है। यूनिवर्स कितना विशाल है इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसका कोई भी अंदाजा बच्चा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, जब हमें यह पता चल गया यूनिवर्स कहां से आया, क्यों आया, तो हम देखते हैं कि असल में यूनिवर्स में है क्या क्या। तो ध्यान देखिए, यूनिवर्स के जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन का मतलब होता है इसका संयोजन कैसे कैसे हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज पाई जाती है। जो पूरा यूनिवर्स है, चाहे वो ग्रह बने हो, चाहे कोई उपग्रह हो, चाहे कोई प्लैनेट हो, चाहे कोई सैटेलाइट हो, कोई आकाशगंगा हो, कोई स्टार हो, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो हमें एक प्राप्त होता है जिससे हम बैरियोनिक मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियोनिक मैटर। बैरियोनिक मैटर, या जैसे आप बैरियोनिक पदार्थ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बैरियोनिक पदार्थ या बैरियोनिक द्रव्य। कहने का मतलब है बच्चा, वो पदार्थ, वो द्रव्य जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है, अर्थात वो परमाणुओं से बना होता है। किससे बना होता है? परमाणु, एटम से मिलकर बना होता है। जो भी आप अपने आसपास देखते हो धरती पर, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई चीजें हो, चाहे वो जीवित वस्तुएं हो, चाहे निर्जीव, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। फिर आप जब आसमान में नजर मारते हो तो आपको वहां पे जो भी कुछ मिलता है, चाहे कोई दूसरा प्लैनेट हो, चाहे हमसे खरबों वर्ष दूर हो, बिलियंस ईयर दूर हो, चाहे कोई सितारा हो, तारा, चाहे कोई गैलेक्सी हो, गैलेक्सी के अंदर जो भी धूल, आइस, बर्फ, या जो भी कण प्राप्त होते हैं वो रहे हो, या दूसरी तरफ जो कॉमेट होती है जिन्हें आप धूमकेतु कहते हो, या जो एस्ट्रॉयड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, या कोई भी पूरे ब्रह्मांड में जहां तक भी लाइट पहुंच सकती है। भाई हमें ब्रह्मांड 13.7 बिलियन ईयर्स का पता है, क्योंकि भाई इतने साल हो गए ब्रह्मांड को बने हुए,
वो पुरानी लाइट या अब तक आ पाई है, तो उसी के बारे में हमें अंदाजा है। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में आप जो भी चीजें देखते हो जिसके अंदर भी वजन, जिसे हम बैरियोनिक मैटर कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में पूरा का पूरा जहां भी है वो 4.9% के करीब है। 4.9%। आप ये भी कह सकते हो कि ब्रह्मांड में लगभग 5% चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे फिजिक्स के जो नियम होते हैं, लॉज के ऊपर निर्भर करती है, या फिजिक्स के लॉ उन पर काम आते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। उनका द्रव्यमान है वो एटम से मिलकर बनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि से मिलकर उनका निर्माण हुआ है। जितने भी ग्रह, आकाशगंगा, जो भी कुछ देखते हो वो पूरे ब्रह्मांड का मात्र 4.9%। उसके अलावा जो 95% चीजें हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। 95% के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये जो 95% है इसमें दो चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कितनी चीजें पाई जाती हैं? दो चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। पहली हो जाती है डार्क एनर्जी। क्या हो जाती है? डार्क एनर्जी। इसको डार्क ऊर्जा ही कहूंगा मैं। क्या कहूंगा? डार्क ऊर्जा। 68.3%। 100 में से 68.3% देयर इज डार्क एनर्जी। और तीसरी जो चीज पाई जाती है उसे हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क मैटर। दोनों चीजें समझा रहा हूं, एक सेकंड दीजिए। डार्क मैटर कहते हैं, और ये जो डार्क मैटर होता है, बचा हुआ सारा का सारा डार्क मैटर है, लगभग 26.8%। कितना? 26.8%। भाई बैरियोनिक मैटर के बारे में तो आपको पता है कि सभी के सारे स्टार्स, चाहे हमारा सूरज हो चाहे कोई और स्टार हो, सारे के सारे स्टार, सारे के सारे ग्रह, प्लैनेट्स, उन पर पाई जाने वाली हर एक वस्तु, चाहे कोई सैटेलाइट्स, मून्स हो जिन्हें हम चंद्रमा बोलते हैं, कुछ भी हो आदि, हवा, पानी, सब कुछ, ये सब बैरियोनिक मैटर है। ये क्या है? बैरियोनिक मैटर। अब बात आ जाती है डार्क एनर्जी की। किसकी बात आ जाती है? डार्क एनर्जी की। तो चलिए, हमने ये बात पता लगाई कि भाई देखिए, डार्क ऊर्जा की समझिएगा, डार्क एनर्जी, डार्क ऊर्जा। हमने ये बात पता लगाई कि जो गैलेक्सीज हैं वो हमारी पृथ्वी से, जो गैलेक्सी हैं वो हमारी पृथ्वी अर्थात हमारी अर्थ से रिसीड कर रही हैं। कहने का मतलब है दूर जा रही हैं, या वो रिसीड कर रही हैं। क्या कर रही है? रिसीड कर रही हैं, दूर जा रही हैं। जो गैलेक्सीज हैं वो दूर जाती जा रही हैं, क्योंकि उनसे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वो बढ़ती जा रही है, वो रेड की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। रेड अर्थात जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और यही रेड शिफ्ट हमें बताती है कि वो हमसे दूर जा रही है। पहली बात हुई। अब क्वेश्चन आता है कि इतनी बड़ी गैलेक्सी होती है, इतना वजन होता है, लाखों करोड़ों सितारे होते हैं, अरबों सितारे होते हैं किसमें? एक गैलेक्सी के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि उसका वजन, उसका जो द्रव्यमान होगा वो बहुत ज्यादा द्रव्यमान होगा। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जो स्टार है, हमारे सौर मंडल का 99% के करीब किसमें है? हमारे सूरज में। वजन जो है सन में, और बाकी हमारे सारे ग्रह, सब कुछ हो गया जितना भी है, सौर मंडल की बात करें। अब जानते हो यही इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना वजन है। तो सोचो एक आकाश गंगा जो पृथ्वी से दूर जा रही है उसमें कितना वजन होगा? सोच सकते हो? लाखों करोड़ों अरबों किलो वजन होगा। सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे। आप एक छोटी कार है, उस कार में धक्का लगाते हो तो आपको कोई ना कोई फोर्स की आवश्यकता होती है। उस फोर्स से आप उसे एक्सेलरेशन देते हो, तब वो कार अपनी जगह से हिल पाती है। यदि कोई रोड पे कार खड़ी है, आप उसे धक्का लगाते हो तो कुछ फोर्स देते हो, कुछ बल देते हो,
जिसके कारण वो हिल पाती है। तो सोचो, इतनी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी है जिसका इतना ज्यादा द्रव्यमान है। अब दुनिया में कोई चीज तो होगी कि जो उसे दूर धकेल रही है। कोई तो ऐसा फोर्स होगा, कोई तो ऐसी ऊर्जा होगी जो पूरी दुनिया में रेगुलर है, एक जैसी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो किसी गैलेक्सी को ज्यादा, किसी को कम, वो धकेल रही है सबको दूर। तो यूनिफॉर्म में रेगुलर है, और उस ऊर्जा की मात्रा इतनी होगी कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो गैलेक्सी को हिला दे रही है। बात तो दिमाग वाली है भाई। हम छोटी कार को हिलाने में बड़ा समय लेता है, वो बड़ी कार को हिला देती है। कहने का मतलब हमें पता चला कि कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो गैलेक्सी के दूर जाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ऊर्जा कौन सी है। हमें नहीं पता कि वो ऊर्जा कौन सी है। हम उसके बारे में अनजान हैं, अंधेरे में हैं हम उसके बारे में। किस में है? अंधेरे में। तो हम जिसके बारे में अंधेरे में रहते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, उसको हम डार्क कह देते हैं। डार्क मतलब अंधेरे में, हम उसके बारे में नहीं जानते। वो है, लेकिन हमें नहीं पता कहां है, कितनी है, कैसी है जरूर। उसी को डार्क एनर्जी कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 68.3% यही पाई जाती है। इसके द्वारा किसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि गैलेक्सीज को कोई चीज धकेल रही है, प्रेरित कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। कोई चीज है, लेकिन हमने अभी उसको कैच नहीं किया। वो हमारे जितनी भी एनर्जी को, ऊर्जा को पकड़ने का ईएम स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हम उसी के आसपास ऊर्जा पकड़ पाते हैं। वो उससे दूर है। वो क्या है? उससे दूर है। चलिए, सेकंड चीज एक एक्सप्लेनेशन देना। सेकंड चीज डार्क मैटर का, कि डार्क मैटर क्या है? मैटर अर्थात जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, जिसके अंदर मास होता है, लेकिन वो नॉर्मल से हटकर है। वो जो हमारा नॉर्मल वाला होता है, इससे हटकर होता है। क्यों होता है इससे हटकर? हमने कहा कि भाई एक चीज देखिए, गैलेक्सी दूर तो जा रही है, लेकिन एक जो गैलेक्सी है वो आपस में बिखरी हुई नहीं है। वो उसके जो स्टार्स हैं, या जो गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है। गैलेक्सी के बीच में कौन सा होल है? ब्लैक होल। गैलेक्सी इस ब्लैक होल के जरिए जो बाकी तारे, सौरमंडल आदि होते हैं, वो सब इसी के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे हमारा जो हमारा सूरज है, वो भी इसी सेंटर का चक्कर लगाता रहता है। दूर जा रही वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कोई चीज है, कोई ऐसा फोर्स है जो इन गैलेक्सीज को इतना ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी इनको बांधे रखे हुए। कैसे रखे हुए? बांधे रखे हुए। हमारे दिमाग में आई कि जो नॉर्मल वाला मास होता है, नॉर्मल एटम्स की वजह से, नॉर्मल परमाणुओं की वजह से जो द्रव्यमान या मास होता है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन होता है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो तो बहुत कम गुरुत्वाकर्षण होता है। सोचो कि यदि आप धरती के गुरुत्वाकर्षण फील्ड से निकलना चाहें तो 11.2 किलोमीटर के करीब की आपको क्या देनी पड़ेगी? एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और आप धरती के गुरुत्वाकर्षण फील्ड को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी विशाल गैलेक्सी को बांधने के लिए आपको कोई और ही लेवल के ग्रेविटेशन फोर्स की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत होगी। और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो ये नॉर्मल परमाणुओं से नहीं हो सकता। नॉर्मल जो मैटर है, इससे उतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बन सकता। कि ब्लैक होल इतना छोटा होता है, बहुत छोटा, इसका जो डायमीटर होता है बहुत छोटा होता है, फिर भी उसके अंदर इतना वजन होता है, इतना वजन होता है कि अगर लाइट भी उसके अंदर चली गई तो वो उसे भी कैच कर लेता है। ना तो रेडिएशन एमिट करता है और सब चीज को अपने अंदर खींच लेता है। अर्थात इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है। तो सोचा गया, इतनी सी कम जगह में इतनी ज्यादा द्रव्यमान की कौन सी चीज होगी? इतना ज्यादा द्रव्यमान कहां से आ गया? एक
छोटे से ब्लैक होल के अंदर। भाई ये नॉर्मल तो है नहीं, जो हमारा नॉर्मल मैटर होता है इसके द्वारा तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई और ही मैटर है, लेकिन उस मैटर के बारे में भी हम अंधेरे में, क्योंकि वो तो कोई रेडिएशन ही नहीं छोड़ता अपने अंदर से, वो तो कोई प्रकाश को बाहर ही नहीं आने देता। यदि वो किसी विकिरण को बाहर आने दे तो हम पकड़ भी पाए, उसके बारे में जांच भी पाए, लेकिन वो तो किसी विकिरण को बाहर ही नहीं आने दे रहा। इतना ज्यादा वजन है, नॉर्मल मैटर नहीं काम कर पा रहा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कोई और चीज है, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं उसके बारे में अज्ञान हूं, या मुझे नहीं पता, मैं डार्क हूं, उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने उसका नाम क्या दे दिया? डार्क पदार्थ नाम दे दिया। पूरे ब्रह्मांड का 26.8% क्या है? डार्क मैटर। और किसकी, इससे आप किसको एक्सप्लेन कर सकते हो? आप इसको, इसके द्वारा जो ब्लैक होल्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्लैक होल्स। यू कैन एक्सप्लेन लार्ज मास ऑफ ब्लैक होल्स, लार्ज मास ऑफ ब्लैक होल्स। आप किसकी व्याख्या कर सकते हो? ब्लैक होल के, ब्लैक होल आदि के द्रव्यमान के आया कहां से, या बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या कर सकते हो, व्याख्या। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता, आज तक इसको पकड़ा नहीं गया, या ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बने। आगे आके हो सकता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने जिनसे हम इसे पकड़ सके, जिससे हम इसे पकड़ सके। तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये हमारे एक्सप्लेनेशन का हिस्सा नहीं होगा। हम अपने किस पर आ जाते हैं? हम अपने बैरियोनिक मैटर पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? बैरियोनिक मैटर पर आ जाते हैं। तो समझिए, बैरियोनिक से पहले जितना भी दुनिया में मैटर होता है, पदार्थ होता है, ये किसके द्वारा बना होता है? पार्टिकल्स के द्वारा बना होता है। ऐसा समझो कि भगवान ने जब ब्रह्मांड को बनाने की शुरुआत की, जब भगवान ने ब्रह्मांड को बनाने की कोशिश की, तो सबसे पहले उसने कण बनाए। सबसे पहले क्या बनाए? कण बनाए, कण, अर्थात छोटे छोटे कण। जैसे आप रेत के छोटे छोटे दाने जो होते हैं, रेत होता है ना, कभी आपने बालू रेत देखा होगा, या आपने मिट्टी देखी होगी, तो मिट्टी में जो रेत होता है, सैंड, बालू जो होता है, तो उसके कण बनाए। ऐसे कण मान लो, उन कणों की अलग अलग विशेषताएं थी। भगवान जैसा पदार्थ बनाना चाहता था, उसने उसी को सोच के एक अलग प्रकार का कण बनाया। तो पहले प्रकार के जो कण होते हैं उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब है तात्विक कण, तात्विक कण। अर्थात एलिमेंट्री वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनका कोई या जिनकी कोई अंदरूनी संरचना नहीं होती, अंदरूनी संरचना नहीं होती, जिनकी कोई अंदरूनी संरचना नहीं होती, या डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं एक एलिमेंट्री चीज नहीं हूं, मैं कंपोजिट चीज हूं, संयोजन से बना हूं मैं। मेरे कई सारे सेल आपस में मिले, सेलों ने टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मेरा पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाया, तब मेरा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सेल के अंदर जब देखोगे तो मैं कहूंगा कि वो स्वतंत्र है। ऐसे ही मान लो एक कण है, भाई मेरा तो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। एटम का भी अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, होता है नहीं होता है? तो इसे भी हम एलिमेंट्री नहीं कह सकते। इसी तरह जब मैं प्रोटॉन को लेता हूं तो प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बनाए, क्वार्क से मिलकर बनाए। मैंने कहा अच्छा, प्रोटॉन का भी इंटरनल स्ट्रक्चर है,
न्यूट्रॉन का भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल, ये वो कण है जिसको सबसे पहले भगवान ने बाकी ऐसे ऐसे बहुत सारे कणों को मिलाकर एक पूरी पिंड का या एक पूरी ऑब्जेक्ट बनाई या कोई भी नई चीज बनाई। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? अपने आप में मूल कण होते हैं, फंडामेंटल कण होते हैं, इनका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है भैया। सेकंड जो होते हैं ये होते हैं कंपोजिट पार्टिकल। क्या होते हैं? कंपोजिट पार्टिकल या संयोजी कण। कंपोजिट पार्टिकल्स या संयोजी कण। संयोजी कण जो होते हैं बेटी, ये होते हैं कि जो एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं। एक से, नोट्स बनाना छोटे छोटे, अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल प्रोटॉन लिख सकते हो आप, न्यूट्रॉन लिख सकते हो आदि। इधर लिखना चाहोगे एग्जांपल तो आप लिख सकते हो क्वार्क। एग्जांपल क्या लिख सकते हो? QUARK, क्वार्क। बोसोन, हिग्स बोसोन। जैसे अभी यूरोप की जो यूरोपियन सर्न नाम की संस्था है जिसने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की मशीन बनाई थी, उसने हिग्स बोसोन कण ढूंढा था जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। भगवान द्वारा बनाया गया सबसे छोटा कण जिससे मिलकर बाकी सब बने। तो एक तो हमारे पास हो जाते हैं तात्विक कण जिनकी कोई अंदरूनी संरचना नहीं होती, अर्थात सबसे पहले ये बने, फिर इनके मिलने से जैसे 3 क्वार्क ने मिलकर प्रोटॉन बनाया, न्यूट्रॉन बनाया, इनको कंपोजिट पार्टिकल हम लोग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंपोजिट पार्टिकल हम लोग कह देते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। फिर से बता दे रहा हूं, ज्योग्राफी से बाकी सारी साइंस निकली है, ज्योग्राफी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री है। जब भी आप रॉक्स पढ़ोगे, वॉल्केनो पढ़ोगे, तभी मैं आपको केमिकल के अंदर भी बताता चलूंगा किसके अंदर मैग्नीशियम है, किसके अंदर सिलिकॉन है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, कौन सी चीजें बनती हैं, क्या मार्बल होता है, क्या सिलेट होती है, होते हैं ना जब कई प्रकार के, वो केमिस्ट्री भी आएगी। ये सबसे बड़ी साइंस है ज्योग्राफी, इसके अंदर सारे आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री इसी के अंदर से, अब तक कण ही नहीं बनेगा, ब्रह्मांड ही नहीं बनेगा, कहां से फिजिक्स आई, कहां से केमिस्ट्री आई। तो आप पढ़ते रहिए, अगर दिल से पढ़ रहे होगे ईमानदारी से तो आप उन चीजों के बारे में नॉलेज लोगे कि जो आपको एक मतलब कामयाब इंसान बनाने में हेल्प करेंगी। फिर से मैं बता रहा हूं कि इस बार मैंने आपसे कहा था आपको कामयाब बनाने के लिए पढ़ाएंगे। नौकरी आप अपनी आप आसानी से ले लोगे जब आपको चीजें आ रही होंगी। खुद अपने मन में आपके प्रति इज्जत खुद होगी कि मुझे कुछ चीजें आती हैं। बस आप ईमानदारी से पढ़िए। और एक दो जो कमेंट कर रहे हैं फालतू की, यूट्यूब जैसा मजा नहीं आ रहा तो सुन ले, तो मजे लो, और एक दिन तुम्हें ऐसी मजे मिलेंगे कि तुम याद करोगे। एक लिमिट है वहां की, वो वही पढ़ाया जाएगा जिसको आपको पढ़ने में मजा आता है, जिससे व्यूज आते हैं। यहां पढ़ लो इस 1100 रुपए में यादगार कुछ चीजों को, एक्सप्लेन एक एक चीज, कहां अर्थक्वेक आया तो क्यों आया, कौन सी ऊर्जा के साथ आया, कैसे आया। जब एक एक चीज पढ़ोगे ना 6 महीने में, आनंद सा आ जाएगा जीवन भर। इसलिए छोटे छोटे जो भी नोट्स बना सके वो बना लेना, ताकि जो पिछली क्लासेस के पीडीएफ वो भी अभी डलवा दूंगा। थोड़ा उसमें करेक्शन करना था, वो टाइपिस्ट आया नहीं था। पीडीएफ आपको सेल्फ स्टडी में मदद करेगी क्लास लेने के बाद। या आप सोचो क्लास ना लेके पीडीएफ लूं, कुछ नहीं होने का, क्योंकि इतनी पीडीएफ इतनी किताब तो मार्केट में मौजूद है, और ये चीज आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी। तो हमने यहां तक पहुंच गए, पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, कंपोजिट पार्टिकल होते हैं। इससे पहले ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज पाई जाती है उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होगी। उसके बारे में भी क्या होगी, आप लोगों को नॉलेज होगी। क्लियर है? कंपोजिशन क्या होता है? 4.9% बैरियोनिक मैटर होता है, वह मैटर जिसके अंदर द्रव्यमान है, जिससे तारे, ग्रह, सैटेलाइट आदि बने हैं, मून, चांद वगैरह। डार्क एनर्जी 68.3%। दूसरा डार्क मैटर। आगे जब थोड़े से बढ़े तो डार्क ऊर्जा के बारे में आपने देखा कि जो आकाश गंगाओं को दूर धकेल रही है,
उसका एक्सप्लेनेशन, उस ऊर्जा बहुत ही बड़ी ऊर्जा है, बहुत ज्यादा मान वैल्यू वाली ऊर्जा है, हमने उसे डार्क एनर्जी नाम दिया। आगे बढ़े थोड़ा सा तो हमने देखा कि जो गैलेक्सीज होती हैं इनका बहुत ज्यादा वजन, उसके अलावा जो ब्लैक होल होते हैं इनके अंदर जो इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है हम उसे किसी और चीज से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा हो गया, ब्लैक होल। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा पार्टिकल, दुनिया का जो बैरियोनिक मैटर है जिसको हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तोल पाते हैं, नाप पाते हैं, वो पार्टिकल से मिलकर बना है। दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री और कंपोजिट। एलिमेंट्री जिनकी कोई अंदरूनी संरचना नहीं होती, कंपोजिट अंदरूनी संरचना होती है, एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया हमने क्वार्क, लेप्टॉन, बोसोन, इसका एग्जाम्पल दे दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक आपने जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक आपने कुछ भी पढ़ा कोई दिक्कत हो तो बताइए, और मजा आ रहा हो तो बताइए, मतलब मुझे एग्जैक्ट अपने मन की बताइए। फिर यदि आप ऐसा चाहेंगे नहीं जी हमें तो वही बताओ जैसा ऊपर ऊपर से, तो मैं वो भी बता दूंगा, फिर मैं इस चीज को इतना नहीं कहूंगा। मैं इस बार अपने मन से, मैंने कहा था अब मैं अपने मन से पढ़ाऊंगा, मेरे मन से तो पढ़ के देखो, याद करोगे कि कोई मिला था, पूरे दुनिया में घूम लेना, पूरे ब्रह्मांड में इकलौती चीज मिलेगी तुम्हें जो तुम्हें अपने मन से पढ़ाएगा कामयाब बनाने के लिए, जिस भी सब्जेक्ट पे हाथ रखेंगे। और ये तुम ऐड होते रहो ग्रुपों में, तुम्हें पता चलेगा। करो ग्रुप में ऐड खुद को। समझ में आ रही है चीजें? और ये जो कह रहे हैं क्या ऐड करें, ऐड क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, कौन सी फारसी लिख रहा हूं भाई मैं, इसी को तुम लिख लो, जैसी मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं वैसे तुम लिख लो। ये कौन सी मैं अरबी फारसी लिख रहा हूं, या कौन सी मैंने इजिप्ट की भाषा लिख दी कि क्या लिखें। अरे यार इतना तो मत बहस की पूछ बनो, मतलब कतई आता ही नहीं है, कुछ भी लिखना भी नहीं आ रहा। अरे जैसे मैंने लिख रहा हूं वैसे तुम लिख लो, खुदा के नेक बंदो, ऐसे तुम लिख लो मेरे बच्चे, जैसे मैं लिख रहा हूं। चलिए यहां तक थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ चीजें हैं उन पर गौर कर लेते हैं। यहां तक रुकते हैं और थोड़ी सी पिछली कुछ चीजें हैं उन पर गौर करते हैं, फिर हम लोग अपने हेड्रॉन लेप्टॉन पर आते हैं। चलिए एक सेकंड इसको ओपन होने दो, अब नेट में आग लग रही है। क्वेश्चन भी ऐसे ही बिल्कुल हाथ के बने हुए यादगार, देख रहा बेटी, दिख रहा है बच्चों को। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने पढ़ रहे हो घर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कारक है जो अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, जॉर्ज लेमेतियर और एडविन हबल द्वारा समर्थित बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इनमें से किन कारकों से आप फ्राइडमैन, लेमेतियर और एडविन हबल जिन्होंने बिग बैंग की पुष्टि की, किन कारकों द्वारा बिग बैंग की पुष्टि होती है? आकाश गंगाओं का विस्तार, आकाश गंगाओं का विस्तार, आकाश गंगाओं का विस्तार। चलिए बिल्कुल सही, यह बात भी हमें बिग बैंग का संकेत देती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, वायुमंडल में बड़ी मात्रा में हल्के तत्वों की उपलब्धता, 75% के करीब हाइड्रोजन और बाकी 24 पॉइंट कुछ परसेंट के करीब हीलियम। अर्थात ये दो एलिमेंट हैं जिनमें हाइड्रोजन यदि 75% है तो इसका मतलब ये सबसे पहले यही बनी थी, उसके बाद में बाकी स्टार्स वगैरह में बनी। अगर सबकी मात्रा ज्यादा होती तो हम ये कह सकते थे कि सारे के सारे तत्व शुरुआत से मौजूद थे, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हल्के तत्व अर्थात छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर फिर बड़ी चीजें बनी है। दूसरी बात भी बिल्कुल पुष्टि होती है, विज्ञान की सीमा जैसी हमने कोई भी बात नहीं पढ़ी,
तीसरी चीज जो हो जाती है यहां पर, वो हो जाती है आपकी CMBR का मिलना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का मिलना। सी पॉइंट और डाल दो, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभी के अनुसार तो पहला दूसरा, और यदि मैं सी पॉइंट लिख देता हूं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, तो ये तीनों चीजें हमें बिग बैंग के सिद्धांत की पुष्टि करती है, बिग बैंग के सिद्धांत की पुष्टि करती है। कह रखा है कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में यदि आप जानना चाहते हो, ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में जानना चाहते हो, 10 की पावर -43 सेकंड से, 10 की पावर -43 सेकंड से, उससे पहले का हमें नहीं पता, उससे पहले का हमें नहीं पता, लेकिन 10 की पावर -43 सेकंड के बाद से हमें पता है। तो आपको कौन सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी? क्लासिकल फिजिक्स? बिल्कुल नहीं। क्लासिकल फिजिक्स जो होती है उसके नियमों से हम नहीं पता लगा सकते। मैकेनिकल फिजिक्स? बिल्कुल नहीं। कौन सी फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स। किसके द्वारा? क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। तो ऑप्शन क्या आ जाता है? केवल बी, केवल दो, जो बी वाला है, इसके द्वारा हम उस समय के बारे में जान सकते हैं। आगे आ जाता है, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है, निम्नलिखित में से किसका कॉस्मोलॉजिस्ट द्वारा, अर्थात जो ब्रह्मांड वैज्ञानिक द्वारा है, उनके द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अस्तित्व पदार्थ और ऊर्जा को प्रभावित करता है। कहने का मतलब, इनमें से एक ऐसी चीज है, इनमें से एक से अधिक भी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे, जिनके बारे में हमने अध्ययन नहीं किया, हम नहीं कर सकते, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो मैटर और एनर्जी को इफेक्ट करता है, मैटर और एनर्जी को प्रभावित करता है, मैटर और एनर्जी को प्रभावित करता है। तो हम पता है कौन सा? डार्क मैटर। इस डार्क मैटर के बारे में हमें नहीं पता। एंटी मैटर कहोगे तो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन मैटर, इसका एंटी मैटर क्या है? पॉजिट्रॉन। तो इनके बारे में हमें पता है, कैसे प्रभावित करते हैं हमें पता है, लेकिन ये जो डार्क मैटर है, इसके बारे में तुम बिल्कुल अनजाने, इसके बारे में तुम तनिक भी नहीं जानते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी या केवल दो। केवल दो भी कह सकते हो या केवल बी भी कह सकते हो। केवल दो, केवल बी, इनके बारे में जानते हैं। एंटी मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं, एंटी पार्टिकल क्लासों में आगे पढ़ोगे। आगे आ जाता है, Which of the following was were the region of, निम्नलिखित में से क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के गठन के कारण थे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के गठन का कारण था। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आज ये अभी नहीं पढ़ा आपने, तो इसके बारे में अभी आप उत्तर नहीं दे पाओगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के गठन के कारण क्या थे। पहली बात तो बैरियोजेनेसिस हो रही थी कि क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बना रहे थे, क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बना रहे थे। तो पहला वाला सही है, बैरियोजेनेसिस। बैरियोजेनेसिस का मतलब है बैरियन बनना। आपको पता है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बैरियन होते हैं, क्योंकि इनका वजन भी होता है ना वजन, ठीक। टू मच डेंसिटी या कंटिन्यूअल एक्सपेंशन, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि उस समय एक तीसरी चीज और आ जाती है, इसमें एक चीज और आ जाती है, डेंसिटी वाली बात और आ जाती है कि उस समय ब्रह्मांड बहुत ज्यादा डेंस था। तो जो कण थे वो पास पास थे, कण क्या थे? पास पास थे, जिसकी वजह से वो आपस में कंबाइन भी होने लगे। तो इस सेकंड वाली बात भी आपके ठीक बैठेगी। तो पहला और दूसरा यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का गठन हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का गठन हुआ है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार और ठंडा होना, इससे ये रीजन नहीं है। इसे आप जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गठन पढ़ोगे और अच्छे से डीपली पढ़ लोगे। चलिए क्वेश्चन, बैरियोजेनेसिस अभी आप पढ़ोगे कल, न्यूक्लियोसिंथेसिस भी अभी नहीं पढ़ी है तो इसका भी नहीं बता पाओगे। ये भी नहीं है,
contraction of gases affected the universe या एज, ये तो आपने पढ़ा है एज भी कितना है सोलर सिस्टम की, हाउ द गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, इनको भी आप पढ़ोगे ओल्डेस्ट लाइट, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है। मैं भी वही पूछ रहा हूं आपसे जो आपने पढ़े। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश कहा जाता है? एक्चुअल में क्या है कि मैंने हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन तैयार करवा लिए, हर एक टॉपिक वाइज, तो वो क्वेश्चन मिक्स हो गए। ये पूरे चैप्टर का जब आपको एक बार मिलेगा तो आपको 300 से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर के, और उससे कुछ बाहर नहीं आना, विद एक्सप्लेनेशन, और बेहतरीन वाला टीचर वाला एक्सप्लेनेशन कि आप कहीं भी आप पढ़ा सकते हैं जहां आपका मन हो। इनमें से ओल्डेस्ट लाइट, सबसे पुराना प्रकाश किसे कहा जाता है? सबसे पुराना प्रकाश किसे कहा जाता है? एकदम सही, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसे सबसे पुराना प्रकाश कहा जाता है। कह रखा है कि कितनी अवधि के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था? कितनी अवधि के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था? कितनी अवधि के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था? तो आपको पता है बिग बैंग के 3,80,000 वर्षों के बाद, बिग बैंग के 3,80,000 वर्षों के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था। क्या हो गया था? पारदर्शी हो गया था। ये सब भी आपने हालांकि पढ़े हैं कि हमें ब्रह्मांड के निर्माण के बाद, ब्रह्मांड के निर्माण के कितने समय बाद हमें टाइम की नॉलेज हुई है, अर्थात बिग बैंग के कितने समय के बाद, बिग बैंग के कितने समय के बाद हम समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। उससे पहले के समय के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इनमें से कौन से ऑप्शन में जो समय दिया गया है उसके बाद की हमें जानकारी है, उससे पहले कहां से वो आया, एक छोटा एटम, कहां से ब्रह्मांड का सबसे छोटा रूप आया, उसके बारे में नहीं पता हमें। तो 1 × 10⁻43 सेकेंड, या जिसे आप 10⁻43 सेकेंड, इसके बाद के समय के बारे में हमें पूरी जानकारी है। इसके बाद के समय के बारे में हमें पूरी जानकारी है। क्वांटम फिजिक्स का भी पता है। चलिए, What is the current temperature of our universe? What is the current temperature of our universe? हमारे ब्रह्मांड का वर्तमान तापमान कितना है? हमारे ब्रह्मांड का वर्तमान तापमान कितना है? तो जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का तापमान है 2.275, ये सेल्सियस में नहीं होगा बच्चा, ये केल्विन में होगा। किसमें होगा? केल्विन में। यदि सेल्सियस में करना है आप इसे, तो ये 273, ये 2 केल्विन है ना, तो इसे आप ये कह सकते हो -271 डिग्री सेल्सियस, आप इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? -271 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में होगा। इतना किसमें होगा? केल्विन में। अब इसको हटाते हैं, हाँ इसको भी हम कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है, हाँ ये आ जाता है, ये करा लेते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज से जुड़े हुए हैं? अर्थात कौन व्यक्ति है जो कॉस्मिक ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज से संबंधित है? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो CMBR से संबंधित है? तो राल्फ एल्फर और रॉबर्ट हर्मन, इन्होंने 1948 में CMBR की भविष्यवाणी की थी। तो ये लोग भी कुछ ना कुछ इन्होंने बताया था। आर्नो पेंजियाज एंड रॉबर्ट वुड्रो विल्सन, इन्होंने 1964 में इसको पकड़ा और 1978 में फिर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला।
सी वालों के बारे में हमने कोई पढ़ाई नहीं की, इनके बारे में हमें नहीं पता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये दो लोग हैं जो खोज से संबंधित हैं। भविष्यवाणी राल्फ अल्फेयर ने की, रॉबर्ट हर्मन ने 1948 में, जबकि खोजा किसने 1964 में? इन लोगों ने। तो ये दोनों ही लोग, ये आ जाए कि डिटेक्ट किसने की थी। डिटेक्ट मतलब उनको पकड़ा किसने था पहली बार रेडियो पर? तो किसने पकड़ा था? वुड्रो विल्सन और अर्नो पेंजियास। इसलिए इनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला है। तो ए और बी ये दोनों लोग इससे संबंधित हैं। आगे आ जाता है ज्यादातर ब्रह्मांड विज्ञानियों के अनुसार जो हॉट बिग बैंग, बहुत ज्यादा गर्म बिग बैंग के बारे में, बिग बैंग के बाद में जो बहुत ज्यादा गर्म हमारा ब्रह्मांड था, उस मॉडल की कल्पना इनमें से किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रमाणित की गई है? ये इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रमाण है जो बिग बैंग का सबसे मजबूत एविडेंस या मजबूत सबूत माना जाता है? बिग बैंग का सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। रमाकांत, मैंने आपकी बात सुन ली बाबू, सुन ली, बहुत अच्छे। बस तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने मन को समझाना होगा कि पढ़ना ही तो है 6 महीने, पूरी जिंदगी बन रही है। आगे आने वाली हर एक साल नौकरी लेने के बाद में पूरा परिवार सब पटरी पर आ जाएंगे। 6 महीने तो मेरा संघर्ष है, कर लेता हूं। ये रेस से मेरे दोस्त यहां सब हट जाएंगे। सब चाहते हैं कि पेपर मिल जाए उन्हें, मगर तुम जानते हो पेपर नहीं मिलेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कर लीजिए एक बार मेहनत। तो कौन सा? CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इनमें से कौन सी बात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में सही है? इनमें से कौन सी बात CMBR के बारे में सही है? इनमें से कौन सी बात CMBR के बारे में सही है? CMBR के बारे में सही है? CMBR के बारे में सही है। बिल्कुल सही। कौन सी बात सही है? बिल्कुल सही। ये दोनों तीनों बातें, टेम्परेचर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तापमान इतना 2 मिलीमीटर के करीब तरंग दैर्घ्य क्योंकि माइक्रोवेव रीजन में होती है, और आवृत्ति 160.4, ये मैक्सिमम है, पीक आवृत्ति है। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों बातें ABC, ये तीनों CMBR के बारे में सही है। ABC तीनों की तीनों सही है बेटी, ABC तीनों की तीनों सही है। एडियाबेटिक कूलिंग क्या होती है? एडियाबेटिक कूलिंग क्या होती है? एडियाबेटिक कूलिंग क्या होती है? एडियाबेटिक ठंडा होना क्या होता है? अच्छे से पढ़ो और आंसर दो। एडियाबेटिक कूलिंग क्या होती है? वीडियो रुक रुक कर चल रही है, और किस किस की वीडियो ऐसी है जो रुक रुक कर चल रही है? अक्सर बच्चा आपके नेट के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट वीक से हिंदी आदि की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, मैथ की भी शुरू हो जाएंगी, रीजनिंग की भी शुरू हो जाएंगी, बाकी भी 1-2 सब्जेक्ट के शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको एक क्लास अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि कुछ कर रहे हैं 1100 रुपए में, मतलब कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट की, तो यूट्यूब आदि पे कमेंट कर दिया करो, या ऐप पर भी आप अपने रिव्यू दे सकते हो कि आप ही लोगों से हम लोग हैं। हम अपनी ईमानदारी मतलब कोशिश करते हैं आपको जितना भी हो सकता है।
जितना भी हो सकता है। आप खुद जान रहे हो कि मतलब हम इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम जानते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा पूरी मेहनत करते हैं। तो एडियाबेटिक कूलिंग होती है कि जब आप प्रेशर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेशर कम। तो आप जानते हैं वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यदि आप ये मॉलिक्यूल है, आप इन पर प्रेशर, ऊपर से प्रेशर डालोगे, दबाओगे इनको तो कम जगह घेरेंगे, अर्थात इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और यदि आप प्रेशर कम कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। प्रेशर कम तो आयतन बढ़ जाता है, विस्तार हो जाता है। आयतन बढ़ने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो पास पास थे, जब इनका कम आयतन था, अब ये दूर दूर चले गए। जब ये दूर दूर चले गए तो इनमें आपस में कम घर्षण हुआ, इसलिए आपस में कम टकराई, और जितना कम टकराए उतने ही कम टेम्परेचर, उतनी ही कम हीट दी, अर्थात ये ठंडे होते चले गए। तो ना तो आपने बाहर से हीट खींची, ना ही इनको हीट दी, कोई वर्क नहीं किया आपने। प्रेशर कम होने से वॉल्यूम अपने आप बढ़ गई, जिससे कुदरती ठंडी हो गई चीजें। ऐसे ही विस्तार को, कि आयतन विस्तार के कारण हवा के दबाव में बदलाव के माध्यम से गर्मी को कम करने की प्रक्रिया, अर्थात वो प्रोसेस जिसमें हीट कम हो जाती है। जब एयर प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है वो कम होने से आयतन में प्रसार हो जाता है, वॉल्यूम में प्रसार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपने कर लिया। और बादल इसी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं कि जो पानी भाप बनकर जाता है वो ठंडा होने के बाद में भाप बनकर जाता है पानी, और वो ठंडा होने के बाद में क्या बन जाता है, ऊपर जाके पानी की बूंदें बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन, ये 3 मिशन है, WMAP, प्लैंक और कोबे मिशन। 1989 में छोड़ा गया था, 93 में इसको बंद कर दिया गया। ये तीनों मिशन किससे संबंधित है, कोबे, WMAP और प्लैंक मिशन, ये किससे संबंधित है? अपडेट कर लो, जिन लोगों की रुक रुक के परेशानी हो रही है वो ऐप अपडेट कर लें। मूल विधि सोमवार से बेटी, मैथ की भी सोमवार से। सोमवार मतलब ये 15 तारीख होगी, 15 तारीख जो होगी। लॉकडाउन जिस दिन बढ़ेगा घटेगा देखते हैं, उसमें फिर भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, ये सारे के सारे मिशन ने, जाने मैंने कितनी बार बताया है, इनका पानी या मंगल से लेना कोई संबंध नहीं है। ये तो CMBR के मिशन है, सिर्फ सी वाला, केवल सी को ढूंढने के मिशन है, केवल सी को ढूंढने के मिशन है। किसको ढूंढने के मिशन है? केवल सी को ढूंढने के मिशन है। आगे आ जाता है। चलिए, तो ये कुछ तरह के क्वेश्चन थे। बाकी बैरियोनिक मैटर, हेड्रॉन, लेप्टॉन, इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी मैं आपका जो भी कल उस हमारे दोनों दिन के PDF में दिक्कत आ रही थी उन्हें बैठ कर ठीक कर देता हूँ। 15 से 20 मिनट में PDF दोनों अपलोड हो जाएंगे। तो फिर कल मिलेंगे और अगले हफ्ते से आपकी बाकी क्लास लॉकडाउन के बाद में शुरू हो जाएंगी। फिर से लास्ट में यही कहूंगा, एक टीचर को अपने बच्चे पे बहुत भरोसा होता है और बच्चे को भी आपको सही लोग मिले, मतलब सच में आपको कुछ कराना चाहते हैं जीवन में, कम से कम आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ये मकसद है। तो आप लोग पढ़ने से विचलित मत होना, एक भी अगर आप ऐसे अच्छे दिल से पढ़ेगा ना तो हम खड़े हैं उसके लिए। बाकी और भी टीचरों की क्लास होंगी, वो आपको ऊपर ऊपर से भी पढ़ा के चलेंगे, जिस भी लेवल का आप पढ़ना चाहते हैं। मुझसे तो आप उम्मीद मत करना, मुझे अब तो एक ही लेवल है, मैं उसी लेवल को कंप्लीट करके चलूंगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम पर, कल भी जय एग्जाम।